हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तारकपुर कहकर एक गांव में रोशनी अपने पति मुकुल, सास सुरेखा और ससुर बंसीलाल और ननद निशा के साथ रहा करती थी। रोशनी एक बहुत ही गुणवान और सर्वगुण संपन्न बहू होती है। उसके हाथ का खाना ससुराल में सभी को पसंद आता है। अरे वाह रोशनी बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो सच में एकदम कमाल का है। मजा ही आ गया खाकर। लेकिन बहू, तुम्हें ये इतना स्वादिष्ट खाना बनाना किसने सिखाया? क्योंकि तुम तो बचपन से ही अनाथ थी। पापा जी, वो मैं बचपन से ही ना एक ढाबे पर काम करती थी। वहाँ के महाराज जी से सीखा था। वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। चलो अच्छा है, मेरे जब भी मन चलेगा तब मैं अपनी भाभी को कहकर कुछ भी बनवा सकती हूँ। क्यों रोशनी भाभी? अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निशा। रोशनी की सादगी ही थी जिस पर मैं अपना दिल हार बैठा। अगर मैं पूरी दुनिया में भी ढूंढने निकला तो मुझे रोशनी जैसी जीवन साथी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। ओ, नजर ना लगे आप दोनों की जोड़ी को। थू 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 थू। बस मेरी पिछले 5 महीने से रुकी हुई तनख्वाह एक बार आ जाए, तब हम सब साथ में सिनेमा घर में पिक्चर देखने जाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक से मुकुल सोता है और फिर अगली सुबह उठता ही नहीं। वो नींद में ही स्वर्ग सिधार चुका था। उसका देहांत हो चुका था, जिसके बाद पूरा परिवार बुरी तरह सदमे में आ जाता है। बेचारी अभी अभी सुहागन बनी रोशनी विधवा बन जाती है। माँ, पापा जी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। मुकुल को गए 6 दिन हो गए हैं और आपने अभी तक अपनी दवाइयाँ नहीं खाई हैं। न जाने कितने डोज मिस कर दी हैं आपने इनके। तभी सुरेखा गुस्से में रोशनी के हाथ का ट्रे उठाकर फर्श पर फेंकती है। कांच का ग्लास टूटता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे मुकुल को तू नहीं मारा है। 10 दिन नहीं हुए हैं तुझे ऐसे इस घर में आए और तेरे आते ही मुकुल नहीं रहा। मेरा मुकुल मुझे छोड़कर चला गया सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, तेरी वजह से। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने सही कह रही है माँ। जब से आई है तो तब से रोज रोज कुछ ना कुछ नया खाने के लिए बनाती हो। आप ही ने कुछ मिलाया होगा उनके खाने में, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। हाँ, तुम्हारी ही कुंडली में कोई दोष होगा जिसकी वजह से हमारे मुकुल की मौत हो गई। खा गई तू हमारे जवान बेटे को, खा गई तू। ये आप सब क्या बोल रहे हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ जी, पापा जी, निशा? मैं मुकुल से सच्चा प्यार किया है। आप लोग इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? मैं इस घर की बहू हूँ। अरे चुप, एकदम चुप। तू बहू नहीं, तू ढोंगी औरत है, कलेश है, पनौती है। और पनौती को इस घर में क्या, इस पूरे गांव में रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए निकल जा मेरे घर से। सुरेखा रोशनी का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक खींचकर लाती है और उसे धक्का मारकर बाहर निकालती है। रोशनी कीचड़ में गिरती है और उसके मुंह पर पूरा कीचड़ लग जाता है। देख देख अपने चेहरे को। आखिर तेरा अस्तित्व ही है ये। अनाथ जो है तू, और तेरी असली जगह इस कीचड़ में ही है। तू कभी किसी के घर की बहू नहीं बन सकती, समझ गई तू? रोशनी को आस पड़ोस वाले देखते हैं और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपनी शक्ल छुपाकर रोते हुए गांव से जंगल की ओर भागती है और एक नदी में अपना चेहरा धोती है और अपने प्रतिबिंब को देखती है और रोती है। मैंने मुकुल को नहीं मारा है। ये बात मेरे ससुराल वाले क्यों नहीं समझ रहे? अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मैं फिर वही लौट आई हूँ जहाँ मैं बचपन में थी, सड़क पर। रोशनी उस जंगल में ही एक टेंट बांधती है और उसमें जाकर अपनी किस्मत पर खूब रोती है। दिन बीत जाते हैं और रोशनी आस पड़ोस के गांव में नौकरी की तलाश करने जाती है, लेकिन सफेद साड़ी में बिना मंगलसूत्र का देख कोई भी उसे काम नहीं देता। वो कई लोगों से रहने के लिए किराए का मकान भी मांगती है, लेकिन एक अकेली औरत को देख कोई घर नहीं देता। थक हार कर रोशनी को जंगल में ही लौटना पड़ता है। तारकपुर में बहुत से पर्यटक घूमने आया करते और वो जंगल की भी सैर करते। जब जब उन्हें भूख लगती वो लोग पेड़ से फल तोड़कर खाते। तभी ये सब देखकर रोशनी के दिमाग में एक सुझाव आता है। रोजाना गांव में लगभग 50 से 60 पर्यटक तो आते ही हैं और उन्हें भूख लगने पर वो फल तोड़कर खाते हैं। मुझे कहीं कोई काम मिलने से रहा
क्यों ना मैं यहीं जंगल में ही अपना छोटा सा ढाबा खोलूं, जिसमें मैं बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगी और जंगल में आते जाते लोगों को खिलाऊंगी। इससे मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठा हो जाएंगे। फिर मैं शहर चली जाऊंगी। वहां पर तो बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं, ढूंढ लूंगी कोई नौकरी अपने लिए। लेकिन ढाबा बनाने के लिए भी तो बहुत खर्चा आएगा और मेरे पास तो केवल खाना बनाने का सामान लाने के लिए ही पैसे हैं। क्या करूं, क्या करूं? रोशनी ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र टेंट पर जाती है और वो तय करती है कि वो अब ऐसे ही कई सारे टेंट्स बनाएगी और जंगल में अपना टेंट ढाबा खोलेगी। और इसी तरह रोजाना जब जब कोई जंगल में आता, वो रोशनी के खाने की खुशबू से खुद को रोक नहीं पाता और खाना खाता ही खाता। सब अपने अपने अलग अलग टेंट्स में बैठकर खाना खाते हैं और रात में तो मशाल जलाकर और चमकते हुए जुगनुओं की रोशनी में रोशनी का टेंट ढाबा किसी रोमांटिक डिनर डेट से कम नहीं लगता था। रोशनी अपने टेंट ढाबा के जरिए बहुत मशहूर होने लगती है। लोग उसके टेंट ढाबा पर आते हैं और व्लॉग्स शूट करके यूट्यूब पर पोस्ट करते। कुछ दिनों बाद तो दूर दूर से लोग आने लगते हैं और रोशनी की खूब सफलता होने लगती है। जय हो लक्ष्मी मैया की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये छोटी सी शुरुआत मुझे इतनी सफलता देगी। एक दिन रोशनी के ढाबे पर 2 सेठ आदमी आते हैं। वो दोनों टेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी रोशनी उन्हें आपस में बात करते हुए सुन लेती है। बेचारा वो नवीन, उसकी पूरी 7 महीने की तनख्वाह बाकी थी। बहुत चिक चिक करने लगा तो उसे भी मैंने मौत के घाट उतार दिया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक और एम्प्लॉय था मेरी कंपनी का। उसका नाम कुछ मुकुल था। उसकी भी पूरे 5 महीने की तनख्वाह बाकी थी, लेकिन मैंने उसे एक रात पहले ऐसी कोल्ड ड्रिंक पिलाई कि उसकी अगली सुबह वो नींद से उठा ही नहीं। हैला, क्या बात कर रहा है तू, सच में? और फिर मैं अपने सभी एम्प्लॉय के साथ यही करता हूँ, उनकी तनख्वाह ही नहीं देता और उनका किस्सा खत्म कर देता हूँ। अब मेरी कंपनी ठहरी एक छोटी मोटी कंपनी। कोई भला क्यों ही आएगा लड़ने झगड़ने। अरे सही है भाई तुम्हारा। रोशनी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसने पूरी तो नहीं लेकिन आधी रिकॉर्डिंग कर ली होती है और वो तुरंत पुलिस को बुलाती है और उन्हें आधी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे पति की कंपनी का ओनर। इसने मेरे पति की ही नहीं बल्कि ऐसे ही कई और लोगों की जान ली है। आपने सुना ना वॉइस रिकॉर्डिंग। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अपने बेटे को इंसाफ मिलने के बाद सुरेखा, बंसीलाल और निशा तीनों रोशनी से माफी मांगते हैं और वो उसे फिर से अपना लेते हैं। रोशनी भी उन्हें माफ कर देती है और वो अपने टेंट ढाबे के सहारे ढेरों पैसे कमाती है और अपने ससुराल वालों को अकेले ही संभालती है। एक गांव में विक्रम सिंह कहकर एक अमीर आदमी रहा करता था। उसकी एक बड़ी हवेली थी और वो अपनी हवेली में अपनी बीवी सरोज और बूढ़े पिता राजशेखर के साथ रहता था। पूरे गांव में सभी विक्रम सिंह से बहुत डरते थे। उसकी हवेली में एक लड़की खाना बनाने का काम किया करती थी। उसका नाम चमन बहार था। चमन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, लेकिन उससे भी स्वादिष्ट और जबरदस्त अगर वो कुछ बनाती थी तो वो थी मिठाइयाँ। रोजाना वो सरोज को तरह तरह की मिठाइयाँ बना कर देती। अरे ओ चमन बहार, रसोई में बाहर आई कि नहीं अब तक? हाँ, सारी मिठाइयाँ बनी कि नहीं अब तक? घर के मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाना है, गांव के मंदिरों में भोग प्रसाद भिजवाना है। हाँ हाँ मालकिन, बस हो गया। ये देखिए, सिंगूरी, बेसन और मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली, मावा और नारियल की बर्फी, इमरती, खीर और सब कुछ बनाया है। बस आप एक बार नजर मार लीजिए। जे बात, वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ हाँ चमन बिटिया, इन मिठाइयों की मीठी खुशबू पूरी हवेली में महक रही है। इसी बात पर एक ठो लड्डू ही हो जाए, हाँ? क्यों सरोज बहू? अब आपको रोकूंगी तो आप रुकने वालों में से तो है नहीं बाबूजी, हैं? इसीलिए खा लीजिए, लेकिन सिर्फ एक ही। राजशेखर मिठाई खाता है और उसे खाकर उसका मन प्रसन्न हो जाता है। अरे वाह, क्या मिठाई है! हा, सच में चमन बिटिया, तुम्हारे हाथ की बनी मिठाइयाँ तो साक्षात अमृत है, अमृत। सीखो बहू कुछ इससे। हाँ हाँ, जैसे कि मेरे हाथ की बनी मिठाइयाँ जहरीली होती हैं।
धन्यवाद बड़े मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। चमन एक गरीब लड़की थी जो अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। वो सुबह से रात तक विक्रम सिंह की हवेली में काम किया करती। एक दिन, अरे सरोज, बाऊजी, ढोल नगाड़े का बंदोबस्त कर दो, चाहिए तो शहनाई भी लाओ। और सरोज, तुम अर्जुन की पसंद के सारे व्यंजन और मिठाइयां बनाओ। हमारा अर्जुन पूरे 8 सालों बाद आखिरकार हमसे मिलने कनाडा से इंडिया आ रहा है। सच? आय हाय दैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। 8 सालों से वो पता नहीं कितना व्यस्त था। पहले 4-5 साल पढ़ाई में, फिर नौकरी में। अरे वाह वाह विक्रम बेटा, सुबह सुबह ये खुशखबरी सुनाकर तूने दिन बना दिया। अब बस घुटलू के आने का इंतजार है। सुनो चमन बहार, मैं तुझे एक लिस्ट बनाकर दूंगी है, तू वो सारे पकवान बनाकर रखना, और मिठाइयों की भी लिस्ट दूंगी, लेकिन खासकर इमरती बहुत अच्छी बनाना। मेरे अर्जुन को इमरती बचपन से बहुत पसंद है। ठीक है मालकिन। चमन रसोई में जाकर सारी तैयारियां शुरू कर देती है और अगले दिन अर्जुन आ जाता है। तभी चमन के हाथों की बनी इमरती खाकर अर्जुन का दिल खुश हो जाता है। अरे वाह माँ, ऐसा क्या जादू इंग्रेडिएंट मिलाया है इस इमरती में जो ये इतनी स्वादिष्ट बनी है। मजा ही आ गया माँ, इसे खाकर तो मजा आ गया। ये इमरती चमन बहार ने बनाई है, वो रही। अर्जुन चमन को जब देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। पता नहीं उस हवा के झोंके में क्या होता है जो उन दोनों के दिल के तार अचानक जुड़ जाते हैं। अर्जुन को चमन बहार से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। अगले दिन जब अर्जुन रसोई में फ्रिज से पानी लेने आता है, तभी चमन के हाथ को गर्म पतीले का झटका लगता है। ओ गॉड, तुम ठीक तो हो ना चमन? हाँ, मैं ठीक हूँ अर्जुन बाबू। ठीक है, 1 मिनट। अर्जुन फ्रिज में से ठंडी बर्फ निकालता है और उसे एक कपड़े में लपेटकर चमन को ठंडे बर्फ का सेक देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। एक प्यार भरा माहौल बन जाता है। धीरे धीरे दोनों बहुत नजदीक आने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। एक दिन अर्जुन चमन को चुपके से एक बाग में मिलता है। वो उस बाग के गुलाब तोड़कर चमन से घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार का इजहार करता है। चमन बहार, तुम्हारे होने से मेरे जीवन में खुशियों की बहार है। मैं तुम्हारी सादगी पर, तुम्हारी इस मन की खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठा। आई लव यू चमन। अर्जुन बाबू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपके हवेली के नौकरानी हूँ। मैं उस हवेली की बहुरानी कभी नहीं बन सकती, इसीलिए आप मुझे भूल जाइए। लेकिन चमन मेरी बात तो सुनो। चमन बहार वहां से चली जाती है। एक दिन चमन से लाखों रुपए का शोपीस टूट जाता है, जिसके बाद सरोज बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चमन को घर से बाहर निकालती है। चमन के पास अब कोई काम नहीं रहता। वो बहुत दुखी हो जाती है। अब क्या होगा बेटी, तू कैसे संभालेगी सब? मैं पड़ोसी से थोड़े पैसों की मदद मांगू? नहीं माँ, मैं हूं ना। मेरे पास फिलहाल के खर्चे के लिए पैसे हैं। जल्दी मुझे कहीं ना कहीं नौकरी भी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। नई नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है चमन बहार। चमन और कमला देखते हैं कि दरवाजे पर अर्जुन खड़ा है। अर्जुन घर के अंदर आता है और वो चमन के हाथों में पैसों के बंडल को रखता है। ये सब क्या है अर्जुन बाबू? चमन, अब प्लीज इन पैसों को रखने से मना मत करो। देखो, मैं जानता हूं तुमसे जो गलती हुई वो जाने अनजाने में हुई। माँ और पापा कितने गर्म दिमाग वाले हैं, तुम्हें पता है ना। चमन, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर क्यों नहीं अपनाती मुझे? अर्जुन बाबू, आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हम दोनों का एक होना नामुमकिन है। ये पैसे आप अपने पास रखिए और जाइए यहाँ से। नहीं चमन, तुम्हें ऊपर वाले की सौगंध, इन पैसों को रख लो, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। अर्जुन जिद पर अड़ जाता है और फिर चमन को उन पैसों को अपनाना ही पड़ता है। चमन अब गांव में अपना मिठाई ठेला लगाती है, जिसका नाम वो चमन बहार मिष्ठान भंडार रखती है। एक ही दिन में उसके मिठाई ठेले पर कई सारे ग्राहक आने लगते हैं और वो सब उसके हाथ की मिठाइयाँ खाकर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। अर्जुन अक्सर चमन के ठेले पर आया करता और वो उससे बातें किया करती।
चमन और अर्जुन एक दिन जब गांव के झरने के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी फोन में उन दोनों की तस्वीर खींचता है और वो तस्वीर विक्रम सिंह को भेज देता है। जिसके बाद विक्रम सिंह उस झरने के पास आ जाता है। उसके हाथ में पिस्टल होती है। अर्जुन बेटा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने एक नौकरानी से प्यार किया, इस 2 टके की मिठाई वाली से। छी 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 छी। पापा, आप चमन बहार से ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे तेरे चमन बहार की तो ऐसी की तैसी। आज तो मैं इस चमन बहार की जान लेकर ही रहूंगा। विक्रम सिंह चमन पर गोली चलाने जाता है, लेकिन बीच में अर्जुन आ जाता है और गोली उसे लगती है। अर्जुन बाबू! अर्जुन, मेरा बच्चा! अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है क्योंकि गोली सीधे सिर पर लगी है। इससे ब्रेन इंजरी या याददाश्त भी जा सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ डॉक्टर, मेरी इकलौती संतान है वो। अभी तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई। अगर मेरे गुटलू को कुछ हुआ ना विक्रम, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। 45 घंटों बाद अर्जुन को होश आता है और वो सही सलामत रूप से ठीक हो जाता है। उसके ठीक होने के बाद विक्रम सिंह उसकी शादी किसी और लड़की से कराने जा रहा होता है। अर्जुन भी समझ जाता है कि चमन अब गांव से और उसका और चमन का साथ बस कुछ पल का ही था। शादी के मंडप में यजमान, अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। अर्जुन जैसे ही लड़की का घूंघट उठाता है, वो देखता है कि वो लड़की चमन बहार ही है। चमन, तुम ये सब कैसे हुआ? जब तुम हॉस्पिटल में थे तभी पूरे 45 घंटों तक इसने तुम्हारे लिए तपस्या की, मंदिर की परिक्रमा की। हमने इसका जोगन वाला प्यार देख लिया। तुम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल शिव परिवार जैसी जोड़ी है। और हमारे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है अर्जुन बेटा। चलो अब जल्दी से सिंदूर भरो चमन बहार की मांग में, क्योंकि हमें आज ही चमन बहार के मिठाई की दुकान की ओपनिंग भी करनी है। क्या? मिठाई की दुकान? हाँ, एक 3 मंजिल वाली बड़ी सी दुकान, जो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम चाहो तो मुझे बाद में पैसे लौटा देना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए आत्मसम्मान कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद बड़े मालिक। मेरा मतलब बाबूजी। तभी वहां पर कमला आती है। 1 मिनट चमन बिटिया, मेरे बिना ही शादी कर लेगी क्या? माँ। चमन अपनी माँ के गले लगती है। इस तरह चमन बहार और अर्जुन की शादी होती है और शादी के जोड़े में ही वो अपनी मिठाई की दुकान का उद्घाटन करती है और जीवन में आगे जाकर खूब नाम और पैसा कमाती है। अनुज के माता पिता सुमन और अखिलेश की मौत के बाद वो बचपन से ही अपनी बुआ महिमा और फूफा जी मनोहर के पास रहने चला जाता है। महिमा और मनोहर को एक बेटा होता है जिसका नाम विवेक होता है। विवेक अनुज से 2 साल छोटा होता है। महिमा, मनोहर और विवेक तीनों बेचारे अनुज पर खूब अत्याचार करते। तेरी तो ऐसी की तैसी गधे, अभी तक कुंभकर्ण की तरह सोया है, हैं? चल जाकर आंगन में झाड़ू लगा और हम सब के लिए बढ़िया सा नाश्ता बना। अनुज बहुत अच्छा खाना बनाता, इसीलिए महिमा उससे घर के सारे काम के साथ साथ सुबह से लेकर रात तक का खाना बनाने का काम भी दिया करती। जहां वो दोनों अपने बेटे विवेक को अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, वहीं वो दोनों अनुज से घर का काम करा रहे होते हैं। अनुज उन लोगों के लिए एक नौकर से कम नहीं था। उसे एक पल के लिए भी चैन की सांस लेने के अवसर नहीं मिलता। महिमा उससे दिन भर का काम पर काम देती रहती। काश मेरे मम्मी पापा आज जिंदा होते, मैं भी स्कूल जा पाता, अच्छा खाना खा पाता, नए नए कपड़े पहन पाता। अरे ओ चूजे, इधर आ, मेरे जूते पॉलिश कर। चल जल्दी से कर, मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है। ठीक है फूफा जी। अनुज मनोहर से पॉलिश लेता है और उसके जूते पॉलिश करने लगता है। अबे ओ छुटाकन्ने, ठीक से पॉलिश कर, वरना दूंगा 2 लप्पड़। अगले 1 हफ्ते तक गाल लाल ही रहेगा। जी फूफा जी। अनुज बहुत दुख सहता है, लेकिन उसके पास दुख बांटने के लिए कोई नहीं था। महिमा और मनोहर तो उससे काम ठीक से ना करने पर लकड़ी और बेल्ट से मारते और तो और कभी कभी उसे भूखा ही रखते। वाह, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक भी,
थैंक यू सो मच पापा। अरे खाओ बेटा, खूब खाओ। ओए मनहूस, तू क्या देख रहा है घूर घूर के? हैं? तूने आज समय पर अगर सारे कपड़े नहीं धोए ना तो देखना, तुझे मैं 2 दिन तक भूखा रखूंगी, तब जाकर तेरी घुटनों की अकल ठिकाने पर आएगी। अनुज अपने बुआ और फूफा का अत्याचार सहन नहीं कर पाता और वो रात में बिना किसी को बताए घर के पीछे के गेट से निकल जाता है अपना झोला लेकर। जब वो ट्रेन में बैठता है तब जाकर वो चैन की सांस लेता है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पिंजरे से आजाद हुआ हूँ। इतनी राहत, इतना सुकून मिल रहा है। अनुज अब दूसरे गांव चला जाता है और वहां जाकर वो हर जगह ढाबे में खाना बनाने की नौकरी ढूंढने लगता है। लेकिन अफसोस, उस बेचारे को इतनी कोशिशों के बाद भी कहीं काम नहीं मिलता। वहीं महिमा और मनोहर दोनों अनुज को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अनुज को कोई बताता है कि गांव में एक आदमी है जो लोगों को उधार पैसे देता है। उसका नाम लालू चंद होता है। अनुज लालू चंद के पास जाकर उससे उधार पैसे लेता है। ये लो, ये तुम्हारे पैसे। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे समय से सारे पैसे सूद समेत लौटा दोगे। याद रहेगा ना? केवल 3 महीने। जी साहब, मुझे अच्छी तरह याद रहेगा। अनुज उन पैसों से अब अपना ढाबा खोलने का तय करता है। वहीं मनोहर की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और महिमा और विवेक पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। अनुज यहाँ अपने ढाबे को बनाने की तैयारियों में लगा होता है। ये मेरा ढाबा है, इसलिए इसका नाम भी कुछ हटके ही होना चाहिए। क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं? मेरा ढाबा है तो इसका नाम भी कुछ हटके ही होना चाहिए। इसका नाम होगा बुर्ज खलीफा। हाँ, हमेशा से ही मुझे दुबई का बुर्ज खलीफा बहुत पसंद है। इस तरह अनुज अपने ढाबे का नाम बुर्ज खलीफा ढाबा रखता है। लोग इस अनोखे नाम को सुनकर और वहाँ के स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर बहुत आकर्षित होते हैं और वो अनुज के ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं। अरे वाह 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 यार, अनुज भाई तुम ही हो, हाँ, जो इस पूरी दुनिया में करेले की कड़वी सब्जी को इतना स्वादिष्ट बना सकते हो। अति सुंदर, अति स्वादिष्ट। अरे सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो तुम। अनुज का बुर्ज खलीफा ढाबा बहुत मशहूर हो जाता है और उसके बारे में विधवा महिमा और विवेक को भी पता चलता है और उन्हें बहुत जलन होती है। अच्छा, तो ये माजरा है। रुक बेटा, तेरी बुआ आ रही है तेरे बुर्ज खलीफा को तोड़ दे। लेकिन माँ, हम ऐसा क्या करेंगे जिससे वो ढाबा हमारे नाम पर हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। महिमा और विवेक दोनों एक प्लान बनाते हैं और फिर विवेक और महिमा उस गांव में जाते हैं जहां पर अनुज का बुर्ज खलीफा ढाबा होता है। विवेक अनुज के ढाबे पर जाकर रोने की एक्टिंग करता है और चोट लगने का दिखावा करता है। अनुज, अनुज मुझे बचाओ, मुझे इस गांव के कुछ गुंडों ने बहुत मारा है। विवेक, तुम यहाँ पर? तुम इस गांव में क्या कर रहे हो? विवेक, ये क्या? तुम्हें तो चोट लगी है। एक काम करो, तुम मेरे ढाबे में चलो। अनुज विवेक को ढाबे के अंदर ले जाता है। अनुज फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगता है कि तभी चालाक विवेक अपने मुंह पर मास्क लगा लेता है और जेब से एक परफ्यूम निकालता है, जिससे छिड़कने पर हवा में ऐसा असर होता है कि अनुज हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। चलो, आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो। येलो पेन, जल्दी से। ठीक है। अनुज उन कागजों पर साइन करता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी विवेक वहां से भाग जाता है। अच्छा हुआ वो बेहोश हो, उससे पहले ही मैंने उससे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए। दरअसल विवेक ने लॉयर से ऐसे पेपर्स बनवाए थे जिसमें ये स्टेटमेंट लिखा होता है कि अनुज अपना ढाबा विवेक के नाम पर कर रहा है। अगली सुबह अंधेरे में ही विवेक अनुज को कचरे में फेंक देता है। जब अनुज को होश आता है तभी वो अपने आप को कचरे के ढेर में पाता है और जब वो अपने ढाबे की जगह जाता है तभी वहां पर विवेक की नई किराने की दुकान को देखता है। विवेक उसे सब कुछ बताता है, कैसे उसने उससे उसका ढाबा छीना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ये अच्छा नहीं किया विवेक। अरे जाओ यहाँ से, बड़े आई मुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान बांटने। बेचारा अनुज अब फिर से शून्य से शुरुआत करता है। वो जैसे तैसे 2 महीने तक एक रेस्टोरेंट में काम करता है और लालूचंद के आधे पैसे चुका देता है। लालूचंद अनुज को थोड़े और महीनों की मोहलत दे देता है। एक दिन अनुज अपनी बुआ जी महिमा को हॉस्पिटल के बाहर रोते हुए देखता है।
क्या हुआ बुआ जी? आप इस हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रही हो? बेटा, मुझे विवेक ने घर से बाहर निकाल दिया। उसने किसी लड़की से शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। मुझे बहुत तेज बुखार है और मेरे पास ये 2 रुपए ही है। अब मैं कैसे अंदर जाऊँ अस्पताल के? आप चिंता मत कीजिए। अनुज महिमा को हॉस्पिटल में ले जाता है और उसका चेकअप करवाता है। वो महिमा को अपने घर रख लेता है और उसे संभालने लगता है। महिमा को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दे अनुज बेटा। कभी सोचा नहीं था कि मेरा खून, मेरा विवेक मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, लेकिन आखिर में तूने ही मुझे सहारा दिया। मैं सच में बहुत बुरी हूँ। मैंने तुझ पर कितना अत्याचार किया। बुआ जी, जो बीत गया सो बीत गया, अब नई से शुरुआत करते हैं। अनुज अब पूरे 8 महीनों तक पैसे जोड़ता है और अपना बुर्ज खलीफा ढाबा फिर से खड़ा करता है और वो जीवन में बहुत आगे जाता है और ऊंचाइयां छूता है। कुंदन एक बहुत ही सुलझे हुए परिवार से होता है। उसके घर में उसकी माँ वसुधा, पिता जयनाथ, दादी सुहासिनी और उसके मामा जी उदित होते हैं। कुंदन जब चाइना में एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है तभी वो अपने साथ एक चाइनीज लड़की को लाता है जिसका नाम शिंकू होता है। शिंकू होती तो चाइनीज है, लेकिन वो सभी से हिंदी भाषा में ही बात करती है और वो सबको भारतीय खाना बना कर देती है, जिसे खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। वो सभी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेती है। शिंकू के इस अच्छे व्यवहार से सभी खुश हो जाते हैं, सिवाय कुंदन की दादी सुहासिनी के। शिंकू, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। हमने फैसला लिया है कि हम तुम्हारे और कुंदन के प्यार को स्वीकार कर तुम दोनों की शादी करा दे। क्यों जयनाथ जी? हाँ 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 हाँ। अरे बहू, चाइनीज जरूर है, लेकिन दिल से तो ये हिंदुस्तानी ही है। मेरे मूंछों की सौगंध। तभी सुहासिनी गुस्से से चिल्ला पड़ती है। बस करो तुम लोग। अरे बावले हो गए हो क्या? हाँ? क्यों री वसुधा बहू और उदित, हाँ? तू तो चुप रह। और जयनाथ लल्ला, तू हमारे चीकू की शादी इस चीनी लड़की से कराएगा? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। घर में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय बहू। लेकिन अम्मा, कुंदन और शिंकू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों के लिए अच्छा ठीक है, कम से कम हमारे कुंदन की खुशी के लिए तो अपना लीजिए शिंकू को। हाँ माँ, वैसे भी बुराई क्या है लड़की में, इतनी गुणवान तो है। अम्मू प्लीज मेरे को अपनी बना लो ना। मैं आपको स्वादिष्ट व्यंजन बनाई के खिलाएंगी। प्लीज अम्मू, मैं कुनू से बहुत प्यार करती है। कुनू से समथिंग। हाँ अम्मा, प्लीज, मेरी खुशी की खातिर प्लीज। सुहासिनी कुंदन की खुशी के लिए हाँ कह देती है, लेकिन उसका मन शिंकू को लेकर अभी तक खुश नहीं था। उसे शिंकू कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शिंकू और कुंदन रीति रिवाजों से शादी का पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शिंकू आए दिन कुछ न कुछ नया बनाकर अपने ससुराल वालों को खुश किया करती। एक दिन वो सबसे कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सभी चकित रह जाते हैं। सुनी सुनी आप सब सुनी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक छोटी सा ढाबा खोलूँ, क्योंकि मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं साथ ही साथ अपने घर को भी संभालूंगी, लेकिन मुझे काम करना है। लेकिन शिंकू बहू, तुम इस घर की बहू हो और तुम ढाबा क्यों खोलोगी? ऐसा भी नहीं है कि हम पर कोई आर्थिक समस्या आन पड़ी है। तुम ये सब मत सोचो। अरे जयनाथ जी, रहने दो ना। अगर शिंकू को काम करने की इच्छा है तो उसे करने दो काम। वैसे भी वो मशीन की तरह तेज है, सारा काम 12 बजे तक निपटा लेगी और फिर दिन भर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। ये बहुत ही गुड आइडिया है। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं जीजा जी। शिंकू बहू, तुम जाओ ढाबा खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे मूंछों की सौगंध। अरे भाऊचक, चुप हो जा। अरे तुम सब बोरा गए हो क्या? घर की बहू काम करेगी? अरे अभी अभी नई नई शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अगर हम यही सोचते रहे ना मम्मा, तो हम पीछे ही रह जाएंगे। शिंकू, मैं सारी प्रिपरेशन कर देता हूँ। तुम कल से ही ढाबा खोलो और जितना भी कमाओगी तुम खुद के लिए सेविंग करना। थैंक यू सो मच कुन्नू। आई लव यू माय स्वीट हबी। करो, जिसको जो करना है करो। वसुधा बहू, तुझे भी अगर अपनी मनमानी करनी है ना तो कर ले। इस घर में तो मेरा कुछ रहा ही नहीं है।
सुहासिनी गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन सभी शिंकू को ढाबा खोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिंकू अपना ढाबा खोलती है। वो वहां पर सभी चाइनीज पदार्थ बेचती है। पूरी कॉलोनी वालों को डिशेस बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट नूडल्स हैं, मजा ही आ गया। अरे ये मोमोज तो जन्नत है, जन्नत। लेकिन ये किस चीज के मोमोज हैं? चिकन के तो नहीं लग रहे हैं, और इनका रंग भी सफेद नहीं, काला है। ओफो, तुम खाने का काम करती जाओ। अगर स्वाद पसंद आई है तो और ले लो। बहुत सारे मोमोज को बनाई लाई है मैंने। हैव इट डियर, एज मच एज यू वांट। शिंकू के ढाबे पर अब अजीबोगरीब डिशेस भी मिलने लगती हैं, जिनके नाम बहुत अतरंगी होते हैं और उनका स्वाद तो और भी अतरंगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सभी उन डिशेस को बड़े ही चाव से खाते और शिंकू की खूब तारीफ भी करते। शिंकू एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाती, लेकिन वो अपने पैसे अपने पास ही रखती। एक दिन सुहासिनी को रात के 2 बजे प्यास लगती है और तभी वो देखती है कि उसके रूम में जो जग है वो तो खाली है। अरे रे, इस जग की तो ऐसी की तैसी, दिन भर भरा हुआ होता है और रात में ही खाली होता है। मेरी ही गलती है, मुझे इसे सोने से पहले भर के रखना चाहिए। अब उठना तो पड़ेगा ही, वरना गला सूख सूख कर कहीं मैं परलोक ना चली जाऊं नींद में ही। हाँ। सुहासिनी उठती है और वो किचन की तरफ जाने लगती है और तभी वो देखती है कि शिंकू गेस्ट रूम में बैठकर एक ढाबे में बहुत सारे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भर रही है। ये देखकर वो चौंक जाती है। उसकी आंखों को इस पर भरोसा नहीं होता। वो अपनी आंखें मलती है और तभी वो साफ साफ देखती है। ओ चीनी बहुरिया, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये सारे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भरकर इनका अचार बनाओगी का? बस वैसा ही कुछ समझिए अम्मू। क्या? ओफो अम्मू, आप भी ना। अरे मैं तो मैजिक कर रही हूँ, आई मीन मजाक कर रही हूँ। घर में ये बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमी हो गई है, उसी को निकाल रही हो पकड़ पकड़ के। हे भगवान, तू भी एक अलग तरह की आंतरिक पीस है। रात में ही तुझे ये काम करना था। बेवकूफ चुड़ैल बनकर मुझे खामखा डरा दिया। ओह सो सॉरी अम्मू, मेरे वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं थे, ट्रस्ट मी। अरे तेरे तरस्त मी को तो मारो गोली। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चाइनीज बहू शिंकू का ढाबा पूरी कॉलोनी में बहुत फेमस हो गया है। उसके ढाबे पर रोजाना बहुत भीड़ जमी हुई रहती है और लोग पागलों की तरह उसके ढाबे के डिशेस को खाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाने लगते हैं। आओ आओ, स्वादिष्ट खाना खाओ, खाओ 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 खाओ। सुहासिनी वहां से मंदिर को जाने के लिए गुजर रही होती है। तभी वो शिंकू को देखकर कहती है, चाइनीज कभी कहेगी, काव काव करके ही चिल्लाती रहे बस तू, गधी कहीं की। पता नहीं क्या पसंद आया मेरे चीकू को इस बेवकूफ में। सुहासिनी वहां से चली जाती है। एक दिन जब वो रात में वॉक करके घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका पोता बहू शिंकू गार्डन में चूहे पकड़ने का पिंजरा, मच्छर कीड़े मकोड़ों का स्प्रे, कॉकरोच और छिपकली पकड़ने का ट्रैपर और चमगादड़ पकड़ने का नेट लगाकर घूम रहे होते हैं। ये चीनी गुड़िया भूतिया गुड़िया बनकर इतनी रात गए इस गार्डन में क्या गुल खिला रही है? अरे ये तो कहीं जा रही है। कहाँ जा रही है? हाय दैया, इसके पास तो बहुत सारे चमगादड़ और कीड़े मकोड़े छिपकलियां भी हैं। हाय 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 हाय। सुहासिनी घबरा जाती है और वो शिंकू का पीछा करती है। शिंकू अपने ढाबे में जाकर अगले दिन की तैयारी करने लगती है। वो चमगादड़, छिपकली, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े और मरे हुए चूहों का खाना बना रही होती है। ये दृश्य देखकर सुहासिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये शिंकू बहू, इसका मतलब ये जो खाना ढाबे पर बेचती है ये वही खाना है? नहीं, इसका मतलब ना जाने कितने मासूमों की जान अब खतरे में है। नहीं नहीं, मुझे इस चाइनीज बहू के ढाबे के पीछे का राज सबके सामने लाना होगा। सुहासिनी इससे पहले कि सबको जाकर बताए, आधी कॉलोनी के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे, यहाँ तक कि उदित मामा जी भी। सुहासिनी पुलिस को जाकर सब बता देती है और पुलिस शिंकू को उसके ढाबे पर रंगे हाथों पकड़ लेती है। शिंकू जेल चली जाती है और सुहासिनी ने न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि पूरे कॉलोनी की जान बचा ली थी। सभी बहुत खुश होते हैं। माफ करना अम्मा, आपका
चीकू भटक गया था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जिस लड़की से कहोगी मैं उसी से शादी करूंगा। सुहासिनी कुंदन के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढती है और उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।